खैर जी, अगेन सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आने वाले वक्तों में खैर खैरियत से रखे और हम सब अल्लाह के रहमत के साए में इस दुनिया में भी ज़िंदा रहें और आखिरत की अपनी ज़िंदगी भी उसी के साए में गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, हम पेज नंबर 180 आपसे कहेंगे कि निकाल लीजिए ताकि हम अपना बात कर लें एमसीक्यूज़ की, चैप्टर नंबर 7 की, और फिर न्यू चैप्टर को स्टार्ट करें। जल्दी से निकाल लीजिए बच्चे, जो भी बुक्स हैं हमारे हाथ में। 180 पर आ गए जी। चलिए मैं पहले एमसीक्यूज़ पढ़ता हूँ, कोशिश कीजिए कि आप उसका आंसर बताने की, बाकी फिर हम बताते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ माइटोसिस आर क्रोमोसोम्स अरेंज अलोंग अ प्लान द मिड लाइन ऑफ द सेल। कौन सा माइटोसिस का प्रोसेस है जिसमें हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर प्लेट या मिड में अरेंज हो। जी जनाब, बिल्कुल सही। हरीम, मिजाज, हसनैन, और ऊपर कौन था जी? माह मोहम्मद, क्या नाम है, पूरा नाम मेरे को नहीं आ रहा। खैर, तो तीनों का आंसर बिल्कुल ठीक है जी। सी, मेटाफेस में हमारे माइटोसिस के अंदर ऐसा ही होता है। A diploid, नंबर 2 की बात करते हैं कि a diploid cell contain in its nucleus even number, odd number, one copy of each homologous, either an even or an odd। कौन होता है जी डिप्लॉयड में? बी, ए। हसनैन ने कहा बी और साकिब ने कहा ए, और एक और आंसर आया ए। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? मैथ्स नहीं आती मुझे। ऑड और इवन नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 किसे कहते हैं? ऑड को। हाँ जी, बताओ, पहले बताओ। ऑड का मतलब क्या होता है? 1 2 3। नहीं आयुष्मान, सी में कहाँ चलेगा? ऑड का नंबर होता है 2 4 6 8। 2 4 6 8 इवन नंबर होता है। अरे भाई, ये तो परेशान कर दिया उनमें, दोनों नहीं। हसनैन बोला 1 3 5 इवन नंबर होता है, और तुम कह रहे हो कि 2 4 6 8 होता है। मैथ्स वालों से पूछना पड़ेगा, दोनों में से जो भी होगा इवन और ऑड, 2 4 6 8 वाला वही आंसर होगा। अभी पूछ रहे थे, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। हमारे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, सब हैं माशाल्लाह से, एक्सपर्ट भी हैं। तो हमारे पास जो आंसर होगा इवन नंबर यानी ए, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 ये पेयर हमारे पास। गुमराह कर रहा है? कौन गुमराह कर रहा है? गुमराह करने का कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर कौन सी अपनी ज़िंदगी का आखिरी लम्हात गुजार रहे हैं कि कोई हमें गुमराह करेगा? आखिरी लम्हात में गुमराह करेगा शैतान, जब पानी का प्याला लेकर साथ खड़ा होगा और शदीद प्यास, रूह कब्ज की जा रही होगी, तो उस वक्त हम गुमराह ना हो, अल्लाह करे। आमीन। ठीक है जी। गुमराह करना नहीं कहते, इसको कहते हैं मस्तियाँ करना। ठीक है, मजाक करना। चलें जी, थर्ड वाला आंसर देखिए जी। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए अकर्स ड्यूरिंग। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए कहाँ बनता है जी? प्रोफेज में, इंटरफेज में, माइटोसिस में, या साइटोकाइनेंस में? बिल्कुल हरीम ने सही कहा जी। हमारे इंटरफेस में ही सिंथेसिस होती है, और वो अगला मरहला हमारा यानी फोर्थ वन उसी से रिलेटेड है। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब स्टेजेस। द करेक्ट सीक्वेंस बता दीजिए। क्या G1 G2 S सही है, या S G1 G2 ठीक है, या G1 S G2 ठीक है? साकिब ने मतलब शुमान, हसनैन, हसनैन का गलत है जी, और रीम का भी G1 S G2 यानी कि सी आंसर ठीक है जी। मिसबा का भी आंसर ठीक है। गुड गुड, वेरी गुड। डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत आसान सा, कल भी पढ़ा था हमने, कल ही पढ़ा था बल्कि। ए, ट्राइसोमिक होता है डाउन सिंड्रोम। अ टाइप ऑफ, नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, अ टाइप ऑफ
ऑर्डरली और प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस यानी बी, प्रोग्राम के मुताबिक हमारी जिंदगी एंड पे जाए। सी पे कहाँ जा रहे हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, अब तुम गुमराह कर रहे हो हमें, हैं? पहले तुम उसको बोल रहे हो गुमराह कर रहा, अब तुम खुद हमें गुमराह कर रहे हो। प्रोग्राम डेथ, सेल डेथ, प्रोग्राम के मुताबिक सेल एपोप्टोसिस में मरता है, और अगर हादसाती तौर पे मरे कोई भी एक्सीडेंटली, तो वो निक्रोसिस कहलाता है। साइनेप्स तो वहाँ हो रहा होता भाई, सेल डिवीजन। नंबर 7 थी मियोटिक प्रोफेज वन सब स्टेज वेयर टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस। इनमें से कौन सी स्टेज प्रोफेज वन की है जो टर्मिनलाइज यानी आखिरी एंड कर रही होती है अपने प्रोफेज वन को? बिल्कुल जी, ची का डी 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 और डाइकाइनेसिस, डी से डी और डाई डी से डाइकाइनेसिस। मियोटिक प्रोफेज वन सब स्टेज वर क्लासमेटा फॉर्म। इसमें से कौन सी है जिसमें क्लासमेटा फॉर्म होता है? और वो हमने पढ़ा था कि क्लासमेटा क्या था, ठीक है ना? तो कौन है वो? सी सी बिल्कुल ठीक है जी, सी डिप्लोटीन। नंबर लास्ट हमारे पास 9, इन एनिमल्स द माइटोसिस इज। एनिमल्स में माइटोसिस कौन सी होती है? एम्फी, एंस्टर, मल्टी या नहीं होती? ए बिल्कुल ठीक है जी, आंसर इसका एम्फी एस्ट्रल होती है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये हमारा काम चैप्टर का नंबर 7 का ख़त्म हुआ। आ जाएं जनाब पेज नंबर, हम चलते हैं चैप्टर 9 पर। वो कि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग भी आता है, आपको नज़र आएगा कभी कभी ग्रेजुअली सीक्वेंस में, यानी हर ईयर में नज़र आएगा लॉन्ग, और कभी इसमें से लॉन्ग नज़र नहीं आता, शॉर्ट नज़र आ रहा होता, लेकिन शॉर्ट ज़रूर इसमें से एक आधा कोई आ जाता। पेज नंबर है जनाब आपका 206, 206, 206, ठीक है जी। जेनेटिक्स से रिलेटेड बात है, चैप्टर में जेनेटिक्स हमने पढ़नी है जी। बहुत अच्छे, अल्लाह करे कि हमें मौका मिल जाए और आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें हो, तो हम उसमें शायद सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, बल्कि और भी बहुत सारे पॉइंट हैं उसके हिसाब से ही पढ़ें। आज सैटरडे है, मेरे ख्याल से बच्चे आउटिंग पर हैं, कोई नानी के घर में होगा, कोई दादी के घर में होगा, और हम आपकी पढ़ाई के घर में हैं। ठीक है जी, कम लग रहे हैं बच्चे क्योंकि इस वक्त तक तो बच्चे आ ही जाते हैं। बहरहाल हमारे पास चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 है जो कि जोलॉजी में हमें इसका सेक्शन में ये मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम फाउंडर अगर बात करें, या फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, जॉन मेंडल। जॉन मेंडल से पहले भी बहुत से लोगों ने काम किया था जेनेटिक्स पे, लेकिन असल मसला जॉन मेंडल का ये था कि उसने काम को सही तरतीब में रखा था, ठीक है ना, उसने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया था। उससे पहले लोग जो थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते थे। तो बहरहाल हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, तो यहाँ हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। लेकिन उसके बाद मेंडल के बाद मेंडल ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया था फैक्टर्स का, कि जी ऐसा फैक्टर होता है हमारे एनिमल्स या प्लांट में जो हेरिडिटी होता है, करेक्टर को मुंतकिल कर रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं आइडिया था कि वो फैक्टर डीएनए है या मॉलिक्यूल है या जीन है या क्रोमोसोम है। उसने अपने थ्योरी में फैक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है। बाद में आने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने उस फैक्टर को तलाश किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जाकर पता चला क्रोमोसोम, और फिर देन पता चला डीएनए। डीएनए के अंदर फिर आज के दौर में हमें मालूम है कि डीएनए की एक्चुअल सीक्वेंसिंग वो होती है जो आपके तमाम करेक्टर्स को बता रही होती है कौन सा करेक्टर है, या कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा। तो आमतौर पे ये 1950 की दिहाई में ये सब कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। फिर 20-25 साल और गुजर गए और लोगों ने फिर काम करते करते एक काम इब्तदा कर दी, और वो कहलाई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से।
ठीक है। तो इस जो टेक्नोलॉजी में जो मतलब अच्छी बूस्ट आई वो तकरीबन 71-73 के बाद हमें नज़र आती है। और इससे पहले हमारे 19वीं सदी के स्टार्ट में ही कार्ल एरिके ने टर्म इस्तेमाल की थी, बायोटेक्नोलॉजी। तो टेक्निक असल में हमारी ऐसी होती है कि वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का ये मतलब है कि हमें सुस्त कर दे, हमें काहिल कर दे, हमें सत्यानाश कर दे। ये टेक्नोलॉजी है ना, पबजी खेल रहे हैं बच्चे आजकल बैठे हुए, सुस्त हो गए हैं, लेजी हो गए हैं सारा दिन, और फिर हम नाफरमान भी हो गए कुछ लोग, सारे नहीं। पबजी खेल रहे हैं जी, अब कोई काम नहीं कर सकते, है ना। तो वो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो या कोई भी टेक्नोलॉजी होगी, वो हमें बहुत लेजी कर देती है। हालांकि टेक्नोलॉजी का असल मकसद आपको सहूलत फराहम करना है, आपको आसानियाँ पैदा करना है। लेकिन वो आसानियाँ हमारे लिए, हम देखेंगे अपने इफ़ेक्ट को भी बायोटेक्नोलॉजी के, और वो वहाँ जाकर ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम यही बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने डिजीज़ पर काबू करना सिखाया। बायोटेक्नोलॉजी ने हमें अपने ह्यूमन के जीन से लेकर ह्यूमन के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पर बहस करके और उसको डिफाइन किया। इसी तरह से मेडिसन्स, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये तमाम चीज़ें हमारी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही आज एडवांस हो गई। ठीक है। अब इस बायोटेक्नोलॉजी को हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब हमने अपनी साइंटिफिक जो स्टडीज़ की, उन स्टडीज़ को इंजीनियरिंग के साथ मिलाकर, इंजीनियरिंग के उसूलों के साथ मिलाकर हमने अपने लिविंग मटेरियल से, प्लांट से, एनिमल से अपने लिए बेनिफिशरीज या बेनिफिट्स हासिल किए। गोश्त है, दूध है, अंडे हैं, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स है जो हमारे लिए वो प्रोटीन बनाकर देती है। तो वो हासिल करने के लिए हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया। लेकिन आज आपने देखा होगा ऑर्गेनिक की तरफ हम वापस जा रहे हैं, उस पर हम बहस करेंगे अपने इस नुकसान पर, बायोटेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होगा। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही है, घी है, वाइन है, बेयर है, विनीगर है इन होम इज अ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम इनकी बात करें, जो घर में हम दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, वाइन, बेयर, विनीगर्स बनाते थे, अब हमारे यहाँ तो नहीं बनता। लेकिन घी, देसी घी हमारे यहाँ माशाल्लाह से अम्मी बनाती थी, और हमारे आबा और अजदाद, दही तो आज भी घर में बनता है। तो ये दरअसल क्या होता है, ये दरअसल हम बैक्टीरिया से सहारा ले रहे होते हैं। बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से सहारा लेकर हम अपने लिए उनसे प्रोडक्ट, कोई स्पेशल प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं। जैसे दही हासिल कर लिया, घी बना लिया, वाइन बेयर फ्रेगमेंटेशन से, विनीगर फ्रेगमेंटेशन से बना लेते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर, पहली जंग अजीम। हाँ, ईस्ट से हम काम करते हैं घर में, डो वगैरह और ये बना लेते हैं। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी को जो थोड़ा सा तेज़ी से काम करने की तरफ रुझान बना, वो पहली जंग अजीम में जर्मनी पहला ऐसा कंट्री था जो डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ वेजिटेबल फैट। इसने बड़े पैमाने पर वेजिटेबल फैट्स को बनाया और सप्लाई किया, जिसे हम मार्जरीन के नाम से भी जानते हैं। मार्जरीन के नाम से भी जानते हैं ना, जैसे आप ब्लू बैंड मार्जरीन खाते हैं या पीते हैं, तो वो यही है। अब हमारे यहाँ तो वो उसकी पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे कि कैसे बनता है, लेकिन ये लोग तो फिर भी ज़रा सेहत अफजा उसूलों के तहत बनाते हैं। फॉर ग्लिसरॉल प्रोडक्शन, फ्रॉम दिस ग्लिसरॉल एक्सप्लोसिव्स वर मेड बाय जर्मन्स। और ये ग्लिसरॉल जो है वो जर्मनों की कारस्तानियाँ थी। So German started fermentation of plant material by yeast as an alternative form, और उसको लेकर हमने
फर्मेंटेशन देखी कि जर्मन ने फर्मेंटेशन किया और फर्मेंटेशन के उसूलों के मुताबिक उसने मल्टीप्लाई करवाया अपने उस ग्लिसरॉल के प्रोडक्ट, ठीक है ना। ग्लिसरॉल हासिल करने के लिए हम नेचुरल प्लांट्स के साथ जो भी काम करेंगे उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे और उसकी बढ़ापन यानी कि उसकी क्वांटिटी प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम फर्मेंटेशन कर डालते हैं, तो ग्लिसरॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। आपने कम एक्सट्रैक्ट किया प्लांट से और जब उसकी फर्मेंटेशन करवाई ईस्ट के थ्रू तो वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिल गया। तो ये एक पुराना तरीका है जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की बहुत इब्तदाई हालत को देखते हैं, ठीक है। और ये भी असल में ऐसे ही होता है, फर्मेंटेशन जो ईस्ट करता है टुकड़े करना, ईस्ट का यही तो कमाल होता है। ईस्ट फर्मेंटेशन तो कर रहा है, दही क्या है, फर्मेंटेशन तो है। फर्मेंटेशन होती है तो दही बन जाता है, विनीगर बनता है, बियर बनता है। ये उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी सिस्टम कह रहा हूँ, प्रोसेस है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास अब नीचे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मेन टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ईस्ट को खमीर कहते हैं जी, बिल्कुल खमीर कहते हैं। खमीरा, खमीर आटा बनता है ना, तो वो असल में फूल जाता है। एक नॉर्मल खमीर होती है ना, जब हम अगर आटा रखा रह गया किसी वजह से हमें याद नहीं रहा, तो वो जो खमीर बनती है ना, वो थोड़ी सी स्मेल आप देखेंगे उसकी बदबू आ रही होती है, तो उसमें और बहुत सारे जरासीम बैक्टीरिया जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो वो उसकी वो क्वालिटी नहीं बनती जो प्योर ईस्ट बनाता। अब उसी आटे में अगर आप ईस्ट को डाल दें, मिक्सअप कर दें, तो वो कुछ और ही अच्छी चीज़ बना कर दे देता है, वो सिंगल अलोन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, आप पेज नंबर 206 पे आखिरी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 1 2 3 4 स्टेजेस या मेथड लिखे हैं, मेथड पार्ट्स लिखे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि राइट द बेसिक स्टेप्स ऑफ recombination, DNA recombination technology. Write the basic steps of DNA recombinant technology. ठीक है जी, तो ये और इसी को हम लॉन्ग कर देते हैं और कहते हैं डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA recombinant technology. Describe the process of DNA recombinant technology with suitable diagram. तो ये हो जाएगा लॉन्ग, इसमें आपको स्टेप्स डिफाइन करने होंगे, जबकि शॉर्ट में आपने सिर्फ ये 4 स्टेप्स की इसी तरह से लेबलिंग जो है वो आपने दिखा दी, ठीक है जी। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी देखने को बहुत आसान, करने को भी बहुत आसान है। आज के दौर में हो गई माशाल्लाह, सब तो बहुत आगे तक जा चुकी है। हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, क्लोन करना भी कहते हैं। लॉन्ग में ज़्यादा आपको नज़र आएगा, शॉर्ट में मैंने आपसे कहा ना, जब ये लॉन्ग में देते हैं तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक ये है, एक आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिखा रहे हो, 5 ईयर देखेंगे आप, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे। और कभी नहीं देते, 2 साल तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देते, तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन या एनिमल, हमारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, या हमारे बायोटेक्नोलॉजी के फैक्ट हैं, या हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो ये सब आपको शॉर्ट में दे देते हैं। 5 एम आप देखेंगे ना तो ज़रूर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आएंगे, ठीक है जी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम ऐसे कह भी देते हैं क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग का काम है, और उसको करवाने वाले या करने वाले बैक्टीरिया को हम जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया इंजीनियर बन गए, हम बने ना बने, ठीक है।
Genetic engineering is technique by which selected fragment of DNA or a particular gene is removed from a source DNA and is introduced to a new one. पहले हम एक डीएनए का पीस निकालेंगे या जीन निकालेंगे, अलग करेंगे और उसकी जगह पर हम नया जीन इंट्रोड्यूस करवा देंगे, नए जीन को वहाँ जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो न्यू जीन हमने जोड़ा होगा ये कैरेक्टर लेकर चलेगा और हमारे कैरेक्टर इसी न्यू जीन की मदद से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बुनियादी स्टेप्स हमने भी बुक में भी आप देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आर डीएनए, आर डीएनए का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो डीएनए की टाइप के लिए नहीं होता बल्कि रिकम्बिनेंट, ये जो ना यहाँ से रिकम्बिनेंट ये आर दिया गया है, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले हमें रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म करना होता है जिसे हम वेक्टर या प्लास्मिड, वो स्पेसिफिक हो जाएगा, उसके नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ने वाले खास जगह से स्पेशल, हर अपने एंजाइम जो है वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। एंजाइम तो हमारे पास बहुत सारे हैं ना, एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो नहीं, ये वो एंजाइम है जो हमारे डीएनए की डिस्ट्रक्शन करने के काम आते हैं, तोड़ने के काम आते हैं, जो कि आपको बैक्टीरियोफेजिस में बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि वो तोड़ता है ना डीएनए को। इसी तरह लाइगेज एंजाइम यहाँ पर मौजूद होने चाहिए, हम डालेंगे तो लेंगे। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, आपने जो फिटिंग की है उसको जोड़ देगा। ये लाइगेज एंजाइम जो है वो जोड़ने वाला है। पहले आपने कट किया है ना, तो कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग हैं, फिर आप उनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए भी एंजाइम चाहिए, रिएक्शन तो करवाएगा ना। तो आपने नया जीन उसमें इंट्रोड्यूस किया, जैसे हम कह रहे हैं कि ये हमारा कोई जीन है, ठीक है, इसको हमने लगा दिया कट। अब इसका एक पीस, ठीक है, ये वाला पीस हमने जी तोड़ दिया। अब हम अपने किसी भी जो भी जीन हमने यहाँ जोड़ना है, तो इस काम को करने के लिए कौन इस्तेमाल होगा, इस काम को करने के लिए हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम करेगा। ठीक है, अब इसे ज्वाइन करने के लिए जो हमने नया जीन इसमें ऐड करना है वो कौन करेगा, वो करेगा लाइगेज। ठीक है, तो तोड़ने वाला रिस्ट्रिक्शन और जोड़ने वाला लाइगेज। इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल, और फिर अब ये जो डीएनए हम जोड़ देंगे, बना लेंगे नया, इसको उठाकर हम किसी होस्ट सेल में डालेंगे ताकि वहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारा ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया इस जीन की या डीएनए की क्वांटिटी में इजाफा हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है जी, आज पता नहीं मेरे भी नाक में मट्टी चली गई है, बस थोड़ा सा छींके नजला शुरू हो ही गया लगता है। ठीक है जी, तो ये हम स्टेप्स को यहाँ डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और डिटेल में फिर बात आती है हमारी कि एक एक स्टेप आपको अलग अलग देखना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने बस ये स्टेप रख दिए। तो सबसे पहले हम डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में प्रिपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल करना चाहेंगे। उसके लिए हमारे लिए ज़रूरत है वेक्टर की। वेक्टर दरअसल कौन होता है, कैरियर जिसे हम कहते हैं, द बॉडी विच ट्रांसफर द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम इनटू अनदर लिविंग बॉडी इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर हमारे पास होना चाहिए। जैसे हमारा मॉस्किटो है ना, तो मॉस्किटो हमारे पास जो है वो मलेरिया या डेंगू इस तरह की बीमारियां कैरी करके घूम रहा होता है, तो हम उसे वेक्टर कहते हैं और वो बीमारी हमारे अंदर लाकर छोड़ देगा वो। तो एक किसी और से उठाकर बीमारी और हमारे पास पहुंचा दी उसने।
इसे कहा जाता है वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो वेक्टर्स हैं वो बैक्टीरिया, जो कि जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया, और उनमें जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया के जो हम चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है प्लास्मिड या बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है ना, जो वायरस का, सॉरी, बैक्टीरियोफेज, जिसको हम बैक्टीरिया खाने वाला भी कहते हैं। तो प्लास्मिड दरअसल, हम अभी जो बात कर रहे थे आपसे कि हमने डीएनए फ्रेगमेंट बनाया, एक पीस बनाया, और वो हमने अपने वेक्टर में यहाँ ऐड कर दिया, ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकम्बाइन होकर हमने नया डीएनए फॉर्म किया। इसके ऊपर अब हम आगे चलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले वेक्टर के थ्रू ये काम करते हैं कि वेक्टर हम कहीं से रिसर्च करने के बाद ये खैर उसको निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को वेक्टर बना दें। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जिनके प्लाज्मिड ये काम करते हैं, और प्लाज्मिड का आप लोगों को यकीन याद होगा, प्लाज्मिड इज द स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए कैरीज वन और मोर जीन्स। बैक्टीरिया में एक तो उसके डीएनए होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्मिड। तो उसे हम प्लास्मिड कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा, और वही हमारे काम का होना, हम उसी से अपना काम निकलवाते हैं। तो प्लास्मिड रिंग इज कट ओपन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्लास्मिड को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो वेक्टर का ये प्लास्मिड है, मिसाल के तौर पर हमने बैक्टीरिया लिया है, उसका ये प्लास्मिड है, उसको हमने कट लगवाना है। तो यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट ऑफ किया, और फिर हम इस खुले हुए डीएनए में अपना वहाँ से जो भी डीएनए या जीन है एंट्री करनी है, उसको भी वहीं से काटा होगा। अपने ह्यूमन मिसाल के तौर पे इंसुलिन का जीन है ये, तो हमने ह्यूमन के नॉर्मल पेंक्रियाटिक सेल से इंसुलिन बनाने वाले जीन्स को वेरीफाई किया, और उसको उठाकर कट करके ले लिया। अब हमने उठाकर यहाँ डीएनए को मिक्स करके आर डीएनए फॉर्म कर दिया, रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये हम आपको नज़ारा दिखा देते हैं कि ये डोनर डीएनए, यानी कि जिसकी अभी हम बात करते हैं इंसुलिन का डीएनए या जीन, ये ए ए टी 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 ए टी टी ए टी टी, ये तो पता है ना, थोड़ा सा कुछ आइडिया तो है ना। हाँ जी, कौन बोल रहा था, क्या है ये, ए टी 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 ए टी 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 ए, बताओ भाई। बच्चे और कम हो गए, 2 बच्चे और गायब हो गए, सिर्फ 10 बच्चे ही माशाल्लाह आज क्लास में। 12 में से मतलब एक मैं हूँ, एक आईटी है, और 10 बच्चे खुशहाल घराना। जी, कौन बता रहा है, ए टी टी ए टी 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 ए टी टी ए। अरे क्या हुआ, मौजूद हैं 10 के 10 हैं, वो भी सिर्फ ऑनलाइन ही है। हाँ भाई, हसनैन कहाँ हो, हेलो, हरीम कहाँ है भाई, साकिब, अर्शमान, आ गए 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 जी जनाब। कौन कौन आया, डोंट नो। अच्छा जी, एक आंसर हसनैन ने कहा जी सर। तो बोलो भी तो सही, जी सर बोल के क्या फ़ायदा तुम्हें मिला भाई। क्या है ये ए टी 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 ए, हम पढ़ेंगे इसको बड़ी डिटेल्स के साथ। लेकिन आप अभी फ़िलहाल याद रखें कि हमारे पास हमारे डीएनए में नाइट्रोजन बेस होती हैं 4 किस्म की। डीएनए की जो कॉम्पोजिशन है उसमें हम देखते हैं, जी जीन्स कोड आप कह रहे हैं, लेकिन ए का मतलब होता है एडिनोसिन, टी का मतलब होता है थायामीन, फिर अगर जी इस्तेमाल हो रहा हो तो गुआनिन, सी इस्तेमाल हो तो साइटोकाइनिन। ये 4 हमारी नाइट्रोजन बेस होती है।
डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और पेंटोज शुगर होती है। ये तीन कंपोजिशन कंपोनेंट है जिनसे मिलकर हमारा डीएनए बनता है और ये जेनेटिक कोड बना रही होती है नाइट्रोजन बेस। ठीक है जी। तो ये अब हम जिस तरह से अपने इस डोनर डीएनए, ह्यूमन का डीएनए सपोज हमने उसके पीस को काट कर लेकर आए, है ना, और हमने वेक्टर के पीस को काटा, तो ये याद रखेंगे हम कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वही इस्तेमाल किए जाएंगे जो इन सीक्वेंस को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस, ठीक है, ये इस जगह आकर अटैच होना चाहिए, तो इसके सीक्वेंसिंग में फर्क नहीं होना चाहिए इस कट में और इस कट में। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे इन्हें कट करते हैं। और दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम ये जो वेक्टर में या अपने बैक्टीरिया में डालकर उसके प्लास्मिड, ये प्लास्मिड है, उसको हम तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ दिया अगले स्टेप में, तो ये जेनेटिक कोड है जैसे इस वाले हिस्से को, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, कट किया हुआ हिस्सा है, इसको हम स्टिकी एंड या ओवरहैंग भी कहते हैं। स्टिकी एंड होता है ना वो, अगर हम बोले थे ना क्या कहते हैं स्टीगर वगैरह का, तो उसके पीछे एक पेपर को उतार देते हैं, फिर वो कहीं से अटैच हो सकता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी अटैचमेंट के लिए, ठीक है, ये एंड इस एंड से रिलेटेड होना चाहिए, तो फिर ही ये जोड़ेगा। अच्छा, रिलेटेड क्या होता है? ये अगर ए ए टी टी है तो ये ए टी टी इससे नहीं जुड़ेगा, इससे कौन सा हिस्सा जुड़ेगा? इससे ए टी टी ये वाला जुड़ेगा, है जी, कि ये वाला जुड़ेगा, याद है? तो ये वाला जाकर ये यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट ए के साथ टी अटैच होता है, या यूं कह लें कि टी के साथ ए अटैच होता है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ए के साथ, आत से ता अटैच हो। वाह जी वाह, क्या बात है हसनैन, क्या सीधा अतीक ही बोल रहे थे, याद रखने के लिए, ए से टी अतीक है। तुमने पता नहीं आ ता क्या कर दिया, क्या सिंगर विंगर बन रहे हो क्या? वो सीख रहे हो, क्या कहते हैं उसको, राग राग है, गा मा पा दा नी सा, वो सीख रहे हो। तो एक, अगर अल्लाह करे हमारा नाम आपको याद रह जाए, शक्ल तो याद रह ही जाएगी ज़िंदगी भर। और बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं जी जनाब, जब डॉक्टर बने हुए हो, अल्लाह करे सर्जन वर्जन बने हो कोई, और हमारी अल्लाह करे लाश ना पहुँचे, मतलब कहीं टेबल पर लेटे हुए हों, कहीं आपकी स्ट्रेचर पर, तो बस आप लोगों से यही दुआ है कि भाई पैसे पूरे ले लेना, बस इलाज ज़रा सही कर देना, ऐसा ना हो कि वो बदला बदला ले लो कि अच्छा भाई तुमने पढ़ाया था हमको, ज़रा देखते हैं तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो ऐसा ना करना। हाँ जी, इंशाल्लाह जी, सब बहुत सारे बच्चे मिलते हैं कहीं ना कहीं, और 10-12 साल हो गए तो माशाल्लाह से कई डॉक्टर अब तो डॉक्टरनियों के साथ घूम रहे होते हैं, माशाल्लाह से शादियाँ हो गई हैं, तो मिल जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाएं। बहरहाल हाँ जी, ऐसा नहीं होगा, उम्मीद तो यही है बेटा, लेकिन वक्त बदलता है ना, देर नहीं लगती। हाँ, ऐसा भी तो होता है। बहरहाल, तो ये एक ही अतीक का याद रख लिए। नहीं भाई, फीस ले लेना यार, एक बच्चा हमारा बोल रहा फीस नहीं लूंगा, भाई फीस ले लेना, क्योंकि फीस के लिए तो बंदा डॉक्टर बनता है और तुम वो भी नहीं लोगे। हैं? अल्लाह करे जी डॉक्टर बनने हैं, सब बने हैं, फीस तो हम दे देंगे, कोई मसला नहीं, पेंशन होगी यार हमारे पास, हम रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, हसनैन कह रहा हम पठान है, हाँ पठान बड़ी वैसे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ऑनर करते हैं, वो तो अपनी जगह पर ठीक। तो बहरहाल हमारे पास ये हम प्लास्मिड के थ्रू ये काम करते हैं, और फिर हम आगे देखते हैं जी। प्लास्मिड ने ये
बैक्टीरिया फेज जो है ये भी हमारा यहाँ इस्तेमाल होगा। बैक्टीरिया फेज को हम लैम्डा के नाम से, वो लैम्डा बनाते हैं ना आप लोग, कुछ ऐसा करके पता नहीं होता है, यूं करके बाज़ दफ़ा ये इक्वेशन में नज़र आता है, अभी तो नहीं, एमसीक्यूज वो करोगे ना अपनी मेडिकल की, एम कैट की, वहाँ पर ये लैम्डा, क्योंकि ये हमारी बुक में कहीं है लफ्ज़ बना हुआ ना, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में कहीं बना हुआ, या बहरहाल कहीं बना हुआ है, मैं अब देख लूँगा दोबारा से, आपको कंफर्म कर दूंगा। तो लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लैम्डा का एज अ बैक्टीरियोफेज। तो कहीं पर आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके कोई बात कही जा सकती है। इज ऑफन यूज एज अ वेक्टर टू कैरी आरडीएनए। अब ये आरडीएनए का कैरियर बन सकता है हमारा बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये बड़ा अच्छा हमें नज़र आता है और हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है कि ये हमारे क्योंकि इनकी प्रोडक्शन तेज़ हो जाती है बैक्टीरिया की। आप उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दें तो वो तेज़ी से ग्रो करते हैं, और वो तेज़ी से ग्रो करने के नतीजे में आपके डीएनए को भी ग्रो कर देते हैं, क्योंकि आपके डीएनए यहाँ पर अटैच कर देंगे अभी हम थोड़ी देर में। अब पहले हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो 1970s में हैमिल्टन डी स्मिथ आइसोलेट द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमें ये तो पता था कि भाई कोई कटर है, कोई कट करने वाला है, लेकिन आइसोलेट करना सबसे बड़ी बात होती है। और आइसोलेट करने के बाद फिर उसके अकेले के कैरेक्टर देखना, वो तो फिर सबको आसान होता है, क्योंकि आइसोलेशन अगर आपने करना सिखा दी किसी को कि जी यहाँ से हम ये केमिकल डालेंगे और ये चीज़ हमारी अलग हो जाएगी, उसके बाद हम रिएक्शंस को देखते हैं। तो आइसोलेट तो हमारे 1970s में हैमिल्टन ने किया। और these enzymes can be considered as molecular सीजर due to their restricting property of wire growth। तो हम इसको सीजर, कैंची, कटर, है ना, कट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर का नाम भी देते हैं। These enzymes are specific in their recombination and cutting section। याद रखिए कि हर कोड को काटने वाला या तोड़ने वाला एंजाइम अलग अलग बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक या दो चार टाइप के एंजाइम्स हैं और वो सारे ही कोड आपके काट कर दे देंगे आपको, नहीं। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे डीएनए के लिए। तो इसको कट करने वाले भी अलग अलग एंजाइम जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मतलब यूज़ किए जाते हैं, मतलब हैं कुदरत में, नेचर में। और उनको हमने आइसोलेट किया है तो हमें पता चला कि जी अलग अलग कोडिंग का अलग अलग एंजाइम है। These enzymes cut a source of DNA molecule into small pieces and to cut plasmid to make a gap where foreign DNA fit into it। तो अब ये जो हमने डोनर अपने इंसुलिन की मैंने मिसाल दी थी, इसको मैंने कट करवाया है, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो पीस बनवाया है, ये एक खास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। फिर मैंने वेक्टर के डीएनए को कट करवाया है, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खास होगा। ठीक है, ये काम हमारा दूसरा स्टेप कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट करवाने हैं दोनों चीज़ें, ताकि हम इन दोनों चीज़ों को आपस में ज्वाइन करवाएं और रिकम्बाइंड डीएनए बनाएं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है? उससे आगे भी इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आजकल तो बच्चे हमारे माशाल्लाह से बहुत एडवांस है, डीएनए शीएनए को तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये देखें, अब हम दूसरा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। जब हमने पीस काट लिए, ये पीस हम अलग अपनी बॉडी के सेल से लेकर, यानी कि पेंक्रियाटिक सेल से लेकर किया। ये हमने काम जो है वो अपने बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं करेंगे, उससे बाहर निकाल कर इस प्लास्मिड को कट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि ओवरहेड या ओवरहैंग्स, या हम इसको कहते हैं स्टिकी एंड, चिपकने वाला। तो ये चिपकने वाले एंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हमें नजर आते हैं, कोट के साथ, ए के साथ टी, टी के साथ ए। अब हम इस रिंग को जो हमने बाहर निकाला हुआ है, उस रिंग में हम ऐड करते हैं अपना वो पर्टिकुलर पीस जिसको हम ग्रो करवाना चाहते हैं, जिससे हमने काम करवाना है। ठीक है, these enzymes यानी ligase enzymes are a key enzyme that seal the foreign piece of DNA into sticky end।
स्टिकी एंड पर ये ज्वाइन करने वाला स्पेशल है ऑफ कटिंग प्लाज्मिड एंड क्लोजिंग द रिंग अगेन दिस फॉर्म्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब जो हमारा ये डीएनए बन गया है, ये जो डीएनए बन गया है ये रिकम्बाइन दोबारा से जोड़ा हुआ, तो इसको कहते हैं रिकम्बाइन डीएनए। ठीक है, ये काम बाहर किया जाता है और फिर उसके बाद हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल हमने यहाँ पे ले लिया बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये देख लीजिए बैक्टीरियोफेज के क्रोमोसोम अलग होते हैं और ये रिंग प्लास्मिड कहलाता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। When bacteria were kept with the calcium chloride, they absorbed RDN. एक सिंपल सा प्रोसेस हमारे नज़र आता है जो अब हमारे लिए सिंपल है, लेकिन पहले लोगों ने बड़ी कोशिशें की होंगी और फिर जाकर पता चला कि कैल्शियम क्लोराइड में अगर हम डालें आरडीएनए को भी और बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया उसे एब्जॉर्ब कर लेता। दीज बैक्टीरिया कॉल्ड एक्सक्रीशन बैक्टीरिया, एक्सप्रेस करने वाला। और फिर हम अपने इस डीएनए वाले बैक्टीरिया जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है उसको हम सोर्स देते हैं, अच्छा सा इन्वायरमेंट देते हैं, उसको टीवी शीवी लगा के देते हैं जी, उसको मोबाइल वोबाइल देते हैं, नेट कनेक्टिविटी देते हैं, आराम से बैठा खेलता रहे और मल्टीप्लाई होता रहे, तो वो होस्ट सेल मल्टीप्लाई होता रहता है। व्हेन द होस्ट सेल divide and redivides copies of RDNA molecule are passed to the host cell and further replication of vector take place। वेक्टर भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बैक्टीरिया ही बढ़ते जा रहे हैं और हमारा वेक्टर यानी कि जो प्लाज्मिड है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवीजन अ कॉलोनी ऑफ आइडेंटिकल होस्ट सेल इज प्रोड्यूस्ड, और इन प्रोड्यूस होने के बाद हम ईच सेल इन क्लोन कंटेन वन और मोर कॉपीज ऑफ द आरडीएनए। एक कॉपी भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, अभी डिपेंड करता है कि प्लाज्मिड उसने कितने बना दिए और भी, वरना वो खुद अकेला डिवाइड होगा तो फिर बैक्टीरिया डिवाइड होकर नया बैक्टीरिया बनता रहेगा। उस सूरत में भी कॉपियां तो बन रही है ना इसकी। ठीक है, द जीन कैरिड इन द आरडीएनए मॉलिक्यूल आर नाउ सेड क्लोन। ये हम क्या कहेंगे, क्लोन है। क्लोनिंग पढ़ी थी ना, तो क्लोनिंग में आप कहते थे कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए, तो ये इसी की कॉपियां बन रही हैं यहाँ पर, तो हम इसे क्लोन या क्लोनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई एज अ लॉन्ग। तो आप डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा या आपने डिटेल बतानी है और मज़ीद, और साथ में डायग्राम, बुक की डायग्राम बुक में भी है, सिंपल है, कोई इतनी परेशान करने वाली बात नहीं। यहाँ पर तो फिर भी हमने कोड शोड डाले हैं, बुक में तो मेरा ख्याल से मैंने देखी ऐसी लिखी, सिंपल सी। हाँ, ये बनी है पेज नंबर 208 पर। ठीक है, यही एज अ डायग्राम आप शो कर सकते हैं इस सवाल के लॉन्ग में। शॉर्ट में हमें डायग्राम नहीं बनानी होती। ठीक है जनाब, तो थोड़ा सा आगे चलें और आगे हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ, और उन शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जनाब बात आती है पहले। अच्छा जी, हैं? तो जनाब हम एप्लीकेशन देखते हैं अपनी जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे नोट आ जाता है जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया पर, या राइट द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। दोनों सूरतों में हम उसकी इम्पोर्टेंस और हम उसे किस किस जगह पर क्या क्या ले रहे हैं, उससे क्या क्या काम ले रहे हैं, वो हम बता रहे हैं। तो आप हेडिंग वाइज बता देते हैं। इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं कि दीज बैक्टीरिया कैन बी यूज टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ प्लांट इन डिफरेंट वेज। लॉन्ग की 4 हेडिंग नहीं करनी, अभी जो 4 हेडिंग करवाएंगे लॉन्ग की,
सन बेटा ये करवा देना, वेक्टर restriction enzyme, ligase enzyme, insertion of rDNA in host और मल्टीप्लिकेशन, ये लॉन्ग की थी। ठीक है, ये शॉर्ट में है हमारा एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया। जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो आपको, जो अभी जैसे हमने बैक्टीरियोफेज की बात की थी, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके काम आ रहा है, आपको इंजीनियरिंग वर्क करके दे रहा है। इंजीनियरिंग वर्क किसे कहते हैं, जो पुल शुल बनाता है, रोड शोड बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, इंजीनियरिंग कहलाते हैं ना, इंजीनियर, आर्किटेक्चर। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें तोड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें जोड़ रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद फॉरेन डीएनए आपने स्किप कर दिया। तो भाई ये अभी तो बताया था ना, ये ना इंसर्शन ऑफ आर डीएनए, और फिर मल्टीप्लाई करवाना। सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया नहीं बेटा, वो हेडिंग अलग है ना बुक में, हमने वो यहाँ डाल दी ना, ये आ गई, ये नहीं ना, ये सिलेक्शन किया हुआ, ठीक है, आपने उसमें हेडिंग डालकर अलग अलग कर दिया, ये उसमें मिक्सअप है। ठीक है, और नोट्स में आप देखिएगा तो नोट्स में भी अलग अलग मिलेगा, वेक्टर, प्लास्मिड वगैरह वो शायद अलग अलग दिए गए। एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया, हम पहले एग्रीकल्चर में इसको अप्लाई करते हैं और इसकी मदद से हम अपने प्लांट्स को, उनकी हेल्थ को कंट्रोल भी करते हैं और हेल्थ को बेहतर तौर पर ठीक भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, बेहतर तौर से ठीक करने के लिए हमें उसमें डेफिनेटली एक तो होता है ना कि हम ये वाला काम करें, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। तो वो ज़रूरी नहीं है कि रिकम्बिनेंट ही टेक्नोलॉजी से आपका काम होगा, बैक्टीरिया को हम उस पर छिड़काव भी कर सकते हैं और वो अपना काम भी करते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया को ज़रूरी नहीं है कि उसको हम सिर्फ रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इस्तेमाल करें। हमने बैक्टीरिया को फाइंड किया है, लाइक आपके सामने एक ऐसे बैक्टीरिया की जिक्र अभी हम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म फ्रॉस्ट प्लस और फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया। ये क्या है, ये हमने देखे कि हमारे प्लांट्स में ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो बर्फ को ख़त्म कर दें। बर्फानी इलाकों में जहाँ पर आपके पास बर्फ पड़ी हुई है पूरा साल के साथ, तो प्लांट की बॉडी के अंदर वो बर्फ को जमने नहीं देते, बर्फ को बर्फ बनने नहीं देते, क्रिस्टल को तोड़ डालते हैं, बर्फ के क्रिस्टल। तो वो हमें मिल गए, अब हम उन्हें यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। और फ्रॉस्ट बनाने वाले भी हैं, फ्रॉस्ट माइनस वाले भी हैं, यानी फ्रॉस्ट को ख़त्म करने वाले भी हैं, इन्हें हम यूज करते हैं। ये कहीं बैक्टीरिया हमने बनाए ही नहीं है, कुछ बनाए भी हैं, उनकी जीन को बदली किया है और अपनी मदद के लिए या अपने काम करने के लिए हमने उनसे कोई स्पेशल काम बना दिया, उसके अंदर स्पेशल जीन डाल दिया। लेकिन ज़्यादातर हमारे नेचुरल बैक्टीरिया हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, या आगे हम देखेंगे। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंसेक्ट किलिंग टॉक्सिन इन प्लांट। कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसे थे जो टॉक्सिक बनाते थे, लेकिन पौधों के लिए नहीं, पौधों पे हमला होने करने वाले इंसेक्ट के लिए। तो वो हमें पता चल गया, अब हम उन्हें अपने पास प्रोड्यूस करवाते हैं और प्रोड्यूस करवाने के बाद हम अपनी फसलों पर यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो टॉक्सिक मटेरियल बनाएगा, इंसेक्ट मर जाएंगे, तो हमें इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिसिन में जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी थी इंसुलिन की,
वैक्सीन बनाने के लिए बिल्कुल यूज करते हैं, एंटीबायोटिक भी बनते हैं बैक्टीरिया से। आजकल सिंथेटिक हो गया है, वरना तो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। Number of chemicals like insulin, which was previously extracted from the cattle and pigs, can be synthesized naturally by bacteria. क्या हुआ? अरे मुझे दे दें। सर को देना, हमें पूछा भी नहीं। किसने मंगाया? मैं थोड़ी मंगाया। तो पता नहीं मुझे। अब तो आ गया। तो आ गया, सबको मिल जाएगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम जी। तो हमारे पास जो है ना, पहले हम अपनी प्रीवियसली इंसुलिन जो फॉर्म करते थे, उसके लिए हमें पिग या कैटल्स के ग्लैंड्स, पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स को यूज करना पड़ता था, और उससे बहुत कम डोज बनती थी। अरे अब आनी शुरू हुई, अरे बड़ी जल्दी आनी शुरू हुई। बहरहाल देख लेते हैं, उनकी टॉपिक तो खत्म करें। लेकिन अब हम इंसुलिन अभी जो बनाए ना, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसी के थ्रू हम इंसुलिन बनाते हैं। इसी तरह हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेते थे, प्रीवियसली ऑब्टेन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ कैडेवर्स। कैडेवर्स किसे कहते हैं आप? आपकी हमारी जिंदा इंसान को, सॉरी, इंसान की डेड बॉडी। तो कैडेवर्स से हम क्या निकाल लेते थे? पिट्यूटरी ग्लैंड। और 50 पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते तो एक डोज बनती थी ग्रोथ हार्मोन की। ये नेचुरल तरीका था जो प्रीवियसली स्टार्ट किया जाता था। अब हम क्या करते हैं? हम किसी गैलर्स की जरूरत ही नहीं है, हम इंसान का ग्रोथ हार्मोन का जीन हमें मालूम है, वो हम कट करते हैं, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे लगाया और जीन बना ली, जितने चाहे मर्जी बनवा लो। बोविन हार्मोन जो दूध पैदा करने में मददगार साबित होता है, आर सिंथेसाइज बाय जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया। अब हम वो भी बनाते हैं हार्मोन, और अपनी कैटल्स को अपने फॉर्मिंग में जब करते हैं यूज, तो वहाँ यूज कर लेते हैं, और इसकी वजह से 25% ज़्यादा दूध प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? और ये आपने देखा होगा, मुर्गे यहाँ गोश्त माशाल्लाह से, बकरे गाय बड़े हैवी हैवी बन जाते हैं, इनके लिए भी ग्रोथ हार्मोन बनाया जाता है। सम जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फेनाइल एलेनिन। ये काम आता है हमारे पास न्यूट्रा स्वीट बनाने में। आर्टिफिशियल मीठा जो होता है ना, एक तो नेचुरल मीठा होता है, या आर्टिफिशियल मीठा बनाना, मिल्क फॉर्मेशन के लिए जो बोविन है ना, वो हार्मोन है, उसको इस्तेमाल किया। तो बोविन हार्मोन नेचुरल है, लेकिन अब हम उसे आर्टिफिशियली बना रहे हैं। इसी तरह डिग्रेडेशन ऑफ केमिकल्स, जो कि हमने पढ़ा था कि ऑयल के पास हमें मिलते हैं कुछ बैक्टीरिया, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। उन बैक्टीरियाज को हम यूज़ करते हैं अपने, अगर कोई बीच के पास या कोई समंदर में हमारा ऑयल शिप डूब जाए तो सारा ऑयल निकल जाता है, तो उसे वहाँ पर भी पाउडर छिड़क देते हैं इन बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया हमने इनएक्टिव फॉर्म में रखे होते हैं, और जब पाउडर उस पर डाल देते हैं, वो बैक्टीरिया उस ऑयल को खाना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं। मिनरल्स के पास भी कई मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी निशानदेही आजकल हम बैक्टीरिया की मदद से ही करते हैं, क्योंकि हर ज़्यादातर मिनरल्स के आसपास जो है ना, उनको खाने वाले, अगर आपको याद हो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी थे जो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते थे, मेटल्स को खाते थे। तो वो भी हमें भी पता चला। तो हम जब ज़मीन में तलाश कर रहे होते हैं, तो इन बैक्टीरिया की अगर मौजूदगी नज़र आ जाती है, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर कॉपर हो सकती है, यूरेनियम या गोल्ड। ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये एक शॉर्ट नोट आपका एज एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया। और मेरी तरफ से जाने वाले के लिए खुदा हाफिज़। बाकी कोई बात अगर पूछनी जल्दी से पूछ लें, जो क्लास हमारी जो दूसरी भी शुरू करनी है
और इंशाल्लाह अभी बस अगला हफ्ता होगा फिर हम फिजिकल क्लास ही चलेगी।